उन लोगों को मजबूरी में वोट न देना पड़े गलत दल या नेता को। इसके लिए जरूरी है कि बिहार में एक नया विकल्प बनाया जाए। ये चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प बने, एक नई व्यवस्था बने जो ये भाजपा, जदयू, आरजेडी से अलग हो, क्योंकि उन्होंने पिछले 30-35 सालों में सभी साथी जन सुराज के जिला कार्यालय में उपस्थित है, आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है इस जिला कार्यालय में। पकड़े आने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करें और जन सुराज के बारे में अभी आप लोग माननीय प्रशांत किशोर जी का जो व्याख्यान था, जो गरीबी बिहार से हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, भ्रष्टाचार हटाने के लिए उन्होंने जो पदयात्रा शुरू की है, आगे बढ़ाने में हम लोगों को भी आगे आना है। मैं जन सुराज के कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए अपने साथी श्री इब्रार अहमद जी को आमंत्रित। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं इब्रार अहमद दीवान, संस्थापक सदस्य जन स्वराज, सतीश मिल जाएगा पूरा एकदम, आपका तहे दिल से शुक्रिया खैर मुकद्दम करता हूँ। इस महफिल में आए हुए दूर दराज के हमारे भाई, ये जन स्वराज की जरूरत क्यों पड़ी और जन स्वराज है क्या? इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रशांत किशोर जी जो पैदल चल रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं है कि उनके बिना राजनीति नहीं चलेगी, बिहार के लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने महसूस किया मोबाइल पकड़, ये जो राजनीतिक दल जो भी हैं, ये हमारा शोषण करते हैं, धार्मिक सामाजिक मुद्दों पर कोई बात नहीं करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं सिर्फ, और अपना उल्लू सीधा करते हैं। उनको अपने बच्चों की फिक्र है, हमारे बच्चों की फिक्र उन्हें नहीं है। इसीलिए प्रशांत जी को लगा कि ये बिहार की दुर्दशा कब तक ऐसे रहेगी, कैसे हम सिर्फ मजदूर की फैक्ट्री बिहार को लगाते रहें, यहाँ कोई फैक्ट्री भी लगे। इसी परिकल्पना के तहत सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के सिद्धांत पर एक मुहिम, एक आंदोलन चल पड़ा है। उसी आंदोलन का हम लोग एक हिस्सा हैं। आखिर प्रशांत किशोर जी चुनाव रणनीतिकार थे, उन्होंने चुना कि नहीं, अपने बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए कुछ करना है। इसी कड़ी में हम लोग साथ जुड़े हैं। मुझे विश्वास और यकीन है कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ने आए हैं। मैं तो चला था कहाँ जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इसी तहत, इसी शेर के तहत, इसी सिद्धांत के तहत ये प्रशांत किशोर जी चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो। हम समीकरण में बंधे नहीं,
किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं हो। हम आपने अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, हमें सोचने समझने की कुव्वत और सलाहियत दी है, तो हम उन नेताओं के बात में क्यों उलझे हुए हैं? हमको अंतर आत्मा अपने रूहानी बातों को समझना पड़ेगा, अपने दिल से पूछना पड़ेगा, क्या ये दल हमारे लिए काम करती है? हमारे बच्चों की भला और बहबूदी के लिए काम करती है? नहीं, वो अपने बच्चों के लिए काम करती है। वो राजनीतिक दल के नेता अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचता है, लेकिन हमें आपको जो गांव दराज दूर दराज के लोग हैं, हमें शिक्षा की व्यवस्था इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सभी को मालूम है कि हमारे बच्चों को आला तालीम लेने के लिए यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बिहार में कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक नहीं है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भी भेजना पड़ता है और रोजी रोजगार के लिए भी हमको बाहर ही जाना पड़ता है। प्रशांत किशोर का ये सोच है कि हम अपने बच्चों को यहीं पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे और यहीं रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे, यही इनका सोच है। हमारे बीच गाजी साहब हैं, डॉक्टर एम.आर. हक साहब हैं और बहुत बड़े बड़े दानिश्वर हैं। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हमको एक बात ने झकझोर कर रख दिया कि हमारे बच्चे गए कश्मीर काम करने के लिए, उसका डेड बॉडी आता है, वो भी बदबूदार होते हुए, उसका कोई ये नहीं है। हमको दिल झकझोर दिया कि ऐसे राजनीतिक दल से कोई हमारे बच्चों का भलाई होने वाला नहीं है। जब तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चीज का, यहाँ जैसे ट्रक देखिए, ट्रक गाड़ियां चलती है, कोई फैक्ट्री नहीं है तो आप ट्रक खरीद के भी क्या करिए? कुछ लोग हो सकते हैं गाड़ी वाले हों, उनको पता होगा कि आखिर जब तक यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कैसे जाएगा? तो सिर्फ ये लेबर का फैक्ट्री बनकर रहेगा बिहार? क्या अपने बच्चों के लिए हमको सोचना पड़ेगा। हम लोगों की जिंदगी तो ऐसे खत्म हो गई, अब हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों की जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाए। इसीलिए हम लोग अहद करें कि हम जन स्वराज का साथ दें। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पश्चिमी चंपारण से 2 अक्टूबर को निकले हैं, मोटा मोटी 15 महीना से बारिश धूप, अब ठंडी आ रही है, इसकी परवाह किए बगैर वो चल रहे हैं। बिहार के मुस्तकबिल को संवारने के लिए निकले हैं। आप लोगों का साथ चाहिए। गांव गांव, खित्ते खित्ते तक इस बातों को पहुंचाएं कि जन स्वराज एक मुहिम है, इससे जुड़े, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। जय हिंद, जय जन स्वराज। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज। मैं नेता तो हूं नहीं, मैं शिक्षक हूं। लगभग पिछले 43 वर्षों से बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूं। 20 मार्च 1981 से मेरी उम्र उस समय 15-16 साल रही होगी और आज तक पढ़ा रहा हूं। तकलीफ इस बात से होती है, अभी हमारे भाई दीवान जी बोल रहे थे कि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ। अब यहाँ ही क्यों, पूरे भारतवर्ष में आज 75 वर्ष आजादी में एक भी यूनिवर्सिटी भारत सरकार, बिहार सरकार ने नहीं बनाई है। यह सत्य है, एकदम 100% सत्य है। जितना भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल बना है वह सभी किसी समाज के किसी डोनर ने बनाया, किसी डोनर ने बनाया। आप हर स्कूल में देखिएगा नाम। मैं कदवा से
बिलोंग करता हूँ। सोनाली में मेरी पठन पाठन हुई है। RNDB उच्च विद्यालय, रुक्मणी नारायण दास बोबना उच्च विद्यालय, आदिललाल हाई स्कूल, AL हाई स्कूल, दुर्गागंज में है दुर्गा प्रसाद उच्च विद्यालय। ऐसे जितने भी हाई स्कूल या मिडिल स्कूल है, किसी ने किसी डोनर नहीं बनाया। अभी के सरकार क्या करते हैं, प्राइमरी स्कूल को उत्क्रमित UMS, मात्र UMS शब्द लगाता है। हाई स्कूल को, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल को +2। शिक्षक जो है एक प्राइमरी स्कूल में जो नियुक्त हुए, वह 2 साल के बाद UMS हो गया, 2 साल के बाद फिर उत्क्रमित हो गया, फिर 2 साल के बाद उत्क्रमित हो गया, लेकिन शिक्षक उत्क्रमित नहीं हुए, शिक्षक वही के वही रह गए। बात करते हैं थोड़ा देर, बोलिए ना। व्यवस्था हमारे यहाँ आज वर्षों से चली आ रही है। इस व्यवस्था से जब तक अलग नहीं होंगे हम, तब तक हमारे यहाँ शिक्षा में सुधार नहीं होगा। नहीं तो जो आज हम देख रहे हैं बिहार की स्थिति, वही फिर वर्षों तक हम लोग भुगतते रहेंगे। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग विचार करते हैं परिवर्तन होना चाहिए, अच्छे लोग आना चाहिए, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, मौसी का बेटा, मामा का बेटा, नाना जी का कहता दोस्त आ जाता है, अपना लोग है, अपने जात के हैं, वो उसे देना। इससे कब तक बचे, कब तक हम लोग इससे जुड़े रहेंगे? इससे निकलना होगा, मुझे हर हाल में निकलना होगा। हमारे यहाँ वरीय नेता, मुझे घटनाक्रम है, डाक बंगला कदवा में आए हुए थे। मैंने उनसे आग्रह किया, एक तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था, गरीब परिवार से आता हूँ, वेशभूषा बेहतर नहीं रहा है, मिलने के लिए गया तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। उस समय में कदवा में कांग्रेस के नेता थे अशोक यादव जी और वीरेंद्र नारायण सिंह जी। अगर आप लोग याद होगा तो पता होगा इस बात का। अशोक यादव जी भैया कहते हैं, क्योंकि पिता शिक्षक थे मेरे, भैया कहते थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें मिलने नहीं देंगे, तुम बोलते बड़ा छोटा हो। बोले भैया मिलने दीजिए, हमारे प्रतिनिधि हैं, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? बोले नहीं मिलने। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नहीं कुछ नहीं बोलेगा, ध्रुव मुझे पता है कुछ नहीं बोलेगा और मेरा इज्जत करेगा। मिलने दिया गया। हमने बात रखी कि कदवा प्रखंड में एक ऐसा फैक्ट्री लगाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, यहाँ के कम से कम 1000-2000 युवकों को रोजगार मिल सके। कदवा प्रखंड में तो पता नहीं होगा आप लोगों को, कम से कम प्रखंड मुख्यालय में 100 से 200 एकड़ जमीन भारत सरकार और बिहार सरकार की, सभी इनक्लोज हो चुका है आज के डेट में। सभी आज के डेट में कोई कोई अपने अपने नाम से करवा लिया है ना। तो मैं कहा था यहाँ जमीनें काफी है, यहाँ पर आप फैक्ट्री लगवा सकते हैं, और आप भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने कहा मुझे, तुम आवेदन करो बैंक में, लोन फैक्ट्री बिठाओ। ये संभव ही नहीं, ना मुझे लोन मिलेगी ना फैक्ट्री हो सकेगा। तो हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग हैं, आपके लिए भी है, लेकिन कटिहार के लिए नहीं होगा, आपके लिए, कदवा के लिए नहीं होगा। यही मैं कहा था, जिससे अशोक भैया फिर हमसे नाराज हो गए थे। आपके लिए होगा, केवल सूरत में होगा आपका फैक्ट्री, जहां आपके बच्चे जहानाबाद से जाकर के नौकरी करेंगे, हमारे यहाँ बच्चे नहीं करेंगे। वही बिहार के बच्चे सूरत जाएंगे, वही बिहार के बच्चे गुजरात जाएंगे, वही बिहार के बच्चे महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, पंजाब जाएंगे। तो ये स्थिति आज हमारे यहाँ, और यही बात पर हम लोग चल रहे हैं। ये कौन है भैया? हमारा जात के लोग हैं। ये हमारा कौन है? हमारे दोस्त के भाई हैं। ये हमारे फल्ला है, ये हमारे चिल्ला है, ठिकाना है। लेकिन मैं कौन हूँ, मेरे बच्चे का क्या भविष्य है, ये नहीं पता है। जो पढ़ लिया, मैट्रिक इंटर कर लिया, वो कोटा जाएगा पढ़ने के लिए। पढ़ लिया तो बाप का पैसा कोटा में बर्बाद करेगा। जो नहीं पढ़ा वो अपनी जवानी गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंबई में, क्या तो पंजाब में, चंडीगढ़ में बर्बाद करेगा। नहीं पढ़ा वहां बर्बाद करेगा, पढ़ लिया तो कोटा में बर्बाद करेगा। और फिर आकर के क्या कोई अच्छी सी दुकान खोलेगा, कुमड़ी चौक पर, सोनाली चौक पर, चपरघट चौक पर, झहुआ में, सालवानी में एक दुकान खोल देगा, चाय पान गुड्डी कर लेगा। नहीं कुछ मिलेगा तो मोबाइल का दुकान तो खोलना ही खोलना है ना। ये इससे हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है।
हम लोगों को एक नई रास्ता ढूंढना होगा, जात पात से ऊपर उठकर। मैं उस समय से राजनीति को समझता हूं, तो बहुत कम लोग यहां पर होंगे उस समय, जब युवराज सिंह 1977 में जेपी आंदोलन के बाद पहली बार सांसद हुए थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए थे, लगा था कुछ परिवर्तन होगा, कुछ नई बातें आएंगी, लेकिन फिर वही ढाक के 3 बार। क्योंकि उसमें आने वाले लोग जो भी थे वो उसी संस्था से पढ़ लिख करके यहां चुनाव लड़े थे। पठन पाठन उसकी उसी संस्था में हुई थी जिस संस्था ने देश को बर्बाद किया। उस संस्था से पढ़ के जो छात्र आएंगे उसका सोच तो वही रहेगा। हो सकता है डिग्री बेहतर हो, सोच बेहतर हो, लेकिन अंतरात्मा की सोच है वही है उसके पास। इसलिए हमारे यहाँ विकास नहीं हो सकता। हमारे यहाँ विकास तब होगा जब मैं अपने बच्चों को देखूंगा कि मेरे बच्चे पढ़ने कहाँ गए हैं, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे मजदूरी कहाँ करेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ के नौकरी कर सकता है, ये आवश्यक नहीं है हर बच्चा को नौकरी मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हर बच्चा शिक्षित जरूर होगा और शिक्षित होकर के अपना स्वरोजगार तो करेगा। कम से कम उसे स्वरोजगार भी नहीं मिलता। यहाँ कुछ लोगों को याद होगा कि DRDA से 3,000 रुपया बैंक से लोन मिलता था। आज चलिए 25, 30, 40 साल पूर्व की बात बता रहा हूँ, 35-40 साल पूर्व की बात। DRDA से 3,000 लोन मिलता था, उसके लिए बैंक में नागरा करना पड़ता था, बिचौलियों को 300 रुपया कमीशन देना पड़ता था, तो 3,000 रुपया मिलता था, उससे रोजगार हो मिलता था। जब बैंक के लोन लेने के लिए आते थे, बैंक के आदमी लोन भुगतान करने आते थे, तो खाते थाली लेकर के घुस आते थे घर में कि नहीं भैया उधारी नहीं है। अगर ये याद नहीं होगा तो LMB के बैंक का लोन का याद होगा। ये इस तरह से हमारा बिहार का विकास नहीं होगा। बंधु, बिहार का विकास करना है। आपका अपना जीवन बीत चुका है, आपका अपना जीवन समाप्त हो चुका है। सभी लोग यहाँ पर 25-30 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। आपकी उम्र 25-30 साल और रह गई। अगर ईश्वर चाहा, खुदा चाहा, भगवान ने चाहा तो नहीं तो पता है सड़क पड़ने के लिए कहा पता नहीं चलेगा। लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य तो देखिए कम से कम। क्या आप भी पंजाब में काम करते हैं, चंडीगढ़ में काम करते हैं, क्या आपका बच्चा भी वही पंजाब चंडीगढ़ में काम करेगा? नहीं करेगा। यह व्यवस्था करना होगा मुझे, अपने गांव में इसकी व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा के लिए भी अच्छा विद्यालय, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छा क्या होता है हाई स्कूल, अच्छा क्या होता है यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। रोजगार के लिए जो मजदूर यहाँ से बिहार को कहा था मजदूरों का हब है। यहाँ मजदूर आप हर गांव में दिखेगा मैन पावर सप्लायर। कम से कम कटिहार में कम से कम ऐसे 20-25 लोगों को जानता हूँ जो मैन पावर सप्लायर है। सत्यनारायण शर्मा जिंदाबाद, 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 सत्यनारायण शर्मा जिंदाबाद, तो मेन पावर नहीं बनना है मुझे मनी पावर। अपने पीछे एक भीड़ लेकर चलने वाले सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ मौजूद, हमारे सभी बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों और हर वो शख्सियत जो आज इस मुहिम जन स्वराज एक मुहिम है उससे जुड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुई है। समय 2 मिनट है, इसलिए नाम लेने से वक्त जाया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का नाम लेना जरूरी होता है। नसरुद्दीन भाई यहाँ पे आए हैं, जिला परिषद हैं और बहुत ही मकबूल लीडर हैं। यहाँ पे मुस्तफा भाई जनप्रतिनिधि, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, फारूक भाई वो भी मौजूद हैं, डॉक्टर M.R. हक साहब, रूजा जी, ईशा प्रताप साहब और भी बहुत सारे हमारे जन स्वराज के पुरोधा यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस जन स्वराज मुहिम को
चिंगारी से आग के शोलों में बदलने की। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, होश है गंदुम का मतलब होता है गंदुम की बाली, गेहूं की बाली। जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, दहका मतलब किसान, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर होशे गंदुम को जला दो। अब ये वो वक्त आ गया है जिसने अरे बजा उस किसानों को, उस मजदूरों को, उस विद्यार्थियों को अपने हक में अनाज उपजाने, उससे फायदा कमाने, उन नौजवानों को अपने घर के पास रोजगार पाने, उन विद्यार्थियों को अपने पास स्कूल में शिक्षा और बेहतर शिक्षा पाने, और सारे मरीजों को बेहतरीन इलाज से महरूम रखने वाले रहनुमाओं को दरकिनार कर एक नई गाथा लिखने का समय आ चुका। और इतिहास गवाह है कि एक आंदोलन तभी खड़ा होता है और परिवर्तन तभी होता है जब एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति किसी एक मजबूत इरादे के साथ सड़क पे उतरता है और लोग उसके विचारों के साथ जुड़ते जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति से महत्वपूर्ण उसके विचार होते हैं। जिसका सबूत है कि गांधी जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं, और जिनके विचार के साथ ये स्वराज आगे बढ़ रहा है। और प्रशांत किशोर जो एक माहिर फन है, जो इन चीजों को समझते हैं, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने इस सिलसिले में काम किया है। बिहार का सबूत आज बिहार लौट आया है, बिहार के अंधेरे को मिटाने के लिए, और उस चिराग से हम अपने मोमबत्तियों को जला जलाकर पूरे बिहार को रोशन कर देंगे। आप सभी यहां आए हैं, आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर जी और ये जो विचारधारा है जन सुराज की, वो किस तरह से आगे बढ़ रही है और उसे कैसे लोगों का प्रेम मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी वजह यह है कि इस विचार में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है जो किसी विशेष व्यक्ति और परिवार से जुड़ी। ये महत्वाकांक्षा है, जन सुराज एक महत्वाकांक्षा है, प्रत्येक बिहारियों की, प्रत्येक भारतवासियों की महत्वाकांक्षा है, और इसे हम पकड़ के रखेंगे, जोड़ के रखेंगे और इसे साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार में रोजगार 1 साल के अंदर ऐसे पलायन को रोका जाएगा जो 10,000 12,000 की नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं। कटिहार से मात्र कटिहार से ऑन रिकॉर्ड 2,83,000 युवा बाहर हैं काम करने के लिए। और हम रोज देखते हैं न्यूज में, कहीं भी आता है, आज केरल में इतना हादसा हो गया, मुंबई में इतना हादसा हो गया, 5 मजदूर मरे, और पता चलता है कि वो 5 के 5 या उसमें से 4-3 बिहार के होते हैं, और उसमें कटिहार का एक न एक होता ही। आप समझ जाइए, ये इस बात का इशारा है, कुदरत भी हमें इशारा कर रही है कि अपने इन बच्चों को अकेला अपना ये 10,000 12,000 की नौकरियों के लिए मौत के मुंह में मत झोंको। इसके लिए तैयारी करो, जागो, अलख जगाओ, और एक साथ मिलकर के लड़ाई करो, और यहां उनके लिए रोजगार का प्रबंध करो। ये कैसे हो सकता? मैं बार बार कहता हूं कि भाषण देना बहुत आसान है, लोगों को बता देना कि ये काम हो जाएगा बहुत आसान है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नेता है उसके पास कोई विजन है कि नहीं है, उसके पास कोई प्लान है कि नहीं है। प्लान आपके पास होना ही चाहिए। आपको नेता से ये सवाल पूछना ही चाहिए कि आपके पास क्या प्लान है। 5 करोड़ रुपया सांसद निधि से क्या आप कटिहार की किस्मत बदल देंगे? ये ऐसा छलावा, 5 करोड़ में तो आपके एक गांव का नाला तक नहीं बन सकता, ये संभव ही नहीं है। उसके लिए आपको संसद में बैठकर ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे आपके इलाके का फलाह हो और भलाई हो, और सारे लोग उसमें बढ़ चढ़ करके फैजियाब हो सके, उससे उनका लाभ हो सके। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ,
कटिहार पूरे विश्व में मकई उत्पादन में अपना स्थान रखता है। आप में से बहुत सारे लोग मकई पैदा भी करते होंगे, लेकिन आप में से कितने लोगों को मालूम है कि पूरा रेगिस्तान, गल्फ कंट्री, मिडिल ईस्ट, इराक से लेकर के सीरिया तक मैक्सिमम जगह जानते हैं कौन सा तेल खाया जाता है? मकई का तेल खाया जाता है। आप लोगों में कितने लोगों को मालूम है कि मकई से तेल भी निकलता है? नहीं मालूम। पूरा मिडिल ईस्ट मकई का तेल खा रहा है, लेकिन हमको नहीं मालूम। हम मकई उपजाने वाले सबसे अग्रणी हैं। मकई के न जाने कितने प्रोडक्ट हैं। हम यहाँ 15 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए बेच देते हैं मकई किलो। 50 ग्राम मकई का भूजा मॉल में 200 रुपए में मिल रहा है, यही कटिहार में भी मिल रहा है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? किसान कहाँ है? तो अगर सरकार में बैठे लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर एक बिल ले आए, वहां प्राइवेट बिल भी लाया जा सकता है। अभी आपने देखा कि प्राइवेट बिल के नाम पर वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए बिल आया, तो उसी तरह से बिल लाया जा सकता है कि जो जहां के संसाधन है उस पर आधारित जितने रोजगार हैं, जितने भी कारखाने हैं, वही खोले जाएं जहां से वो चीज उत्पादित होता है। तो मकई से उत्पाद होने वाले जितने चीज हैं उसके कारखाने कहाँ खोलेंगे? कटिहार में खोलेंगे। मकई का तेल कहाँ निकलेगा? कटिहार में निकलेगा। सप्लाई कहाँ होगा? विदेशों में। मुनाफा किसका होगा? यहाँ के लोगों का। यहाँ फैक्ट्री बनेगी, नौकरियां किसे मिलेंगी? जो लोग बाहर से भी आके नौकरी कर पाएंगे वो भी यहाँ रहेंगे, तो खर्चा कहाँ करेंगे? तो किसकी दुकान चलेगी? तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, हमारी जीविका भी बढ़ेगी। हमारे न जाने कितने नौजवान बाहर जाने के बजाय यही घर पे माँ बाप की सेवा करते हुए उससे ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। हमने कभी ऐसा नेता चुना ही नहीं, हमने कभी पूछा ही नहीं अपने नेताओं से कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे यहाँ क्या रिसोर्सेज है, उसका फायदा हम कैसे पहुंचा सकते हैं अपने लोगों को? नहीं पूछा। लेकिन नेताओं ने क्या किया? एक 50,000 मेट्रिक टन का एक गोदाम बनाया है। मालूम है ना आप लोगों को? सारी मकई यहां से खरीदी जाएगी, उसमें जमा की जाएगी, फिर वहां से उसे गुजरात ले जाया जाएगा, वहां की फैक्ट्रियों में काम होगा, वहां के लोग कमाएंगे, वहां जाके हमारे लोग कचरा सफाई करेंगे, 10,000 रुपया कमाएंगे, 12 घंटा खटने के बाद, और वहीं पर हलाक हो जाएंगे, और हम ऐसे ही रोते रह जाएंगे, हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। तो आप समझिए किस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? हर वो व्यक्ति कर रहा है जिसे हमने अपना प्रतिनिधि चुना है। प्रतिनिधि दो तरह के होते हैं, एक पंचायती राज के और एक विधायकी सिस्टम के, यानी एमएलए एमपी। पंचायती राज के लोगों का काम है समाज में काम करना, सड़कें बनवाना, मनरेगा चलवाना, कुआं खुदवाना, नाला बनवाना, ये सारे काम उनके हैं। सांसद और विधायक के तो असल यही काम है कि ऐसा कानून बना दो परेशानियां दूर हो जाएं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब जाहिल हैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज आता है कि खानदान के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को फिर हम कैसे बना सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताता हूं कि एक व्यक्ति को हम लोगों ने न जाने कितने सालों से वोट दिया, जिताया, लोगों ने पार्टी भी बदली, फिर भी हमने जिताया, लेकिन जब लगा कि उस पार्टी में रह के बाल बच्चों को सेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक पार्टी में आ गया जहां बाल बच्चों का सेटलमेंट हो सकता है, और हम लोग अभी भी वही हाय हाय करते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर उनके औलादों को, उनकी बेगमात को वोट देने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हम लोग तो बड़ा सा वोट छुपा चुके हैं, गर्दन में लटका लिया है। हम नहीं सुधरेंगे। अगर आप उसमें से हैं तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग वक्त पर बात कर रहे हैं, लेकिन
आप वहां से यहां तक चल कर आए हैं, यह इस बात का सबूत है कि अब इन सारे लोगों को होशियार हो जाने की जरूरत है। कटिहार की जनता जाग चुकी है, अब विकास के राह पर इसको चलने से कोई नहीं रोक सकता है और जन स्वराज स्थापित होकर रहेगा और इसका बिगुल कटिहार से बजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निकलेगा हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। साथियों, आज आधा घंटा कोसी महानंदा के गोद में हंसता खिलता पाक सरजमी कटिहार की धरती के हेडक्वार्टर पर आए हुए और हमारे इस जन स्वराज के संस्थापक सदस्य और एक तरह का हम लोग के गार्जियन स्वरूप शर्मा जी का हम लोग आप तहे दिल से सब लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और खुशामदीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोगों को सुनने के लिए बोलने के लिए कुछ मौका दिए हैं। साथियों, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि आज जन स्वराज पार्टी नहीं है, एक अभियान है। आजादी का लगभग 75 साल बीत चुका है और आजादी के 75 साल के बाद जिस मकसद से हमें आजादी मिली, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, अपना सर्वस्व निछावर किया, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हमारा देश, हमारा मुल्क खुशहाल हो, हमें भुखमरी से आजादी मिले, अशिक्षा से आजादी मिले, बेरोजगारी से आजादी मिले, पलायन से आजादी मिले, महंगाई से आजादी मिले और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से आजादी मिले। लेकिन तमाम लोग जो आज यहाँ पे आए हैं, दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या आजादी का असल मकसद पूरा हुआ है? ये आजादी का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ है। जिनके हाथ में हम लोगों ने देश को चलाने का बागडोर दिया, चूंकि आज लोग, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति से नफरत करते हैं, राजनीति को गंदा समझते हैं, राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम तमाम लोग जो देश में लगभग 1 अरब के आसपास हमारी आबादी है, इन लोगों की हाथ की चाबी पार्लियामेंट के दोनों सदन, राज्यसभा हो या लोकसभा में जो 600 से 700 लगभग एमपीज हैं, सांसद है, उनके हाथों में है। देश के तमाम लोगों की जिंदगी, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो या खिलाड़ी हो, आप तमाम लोगों की दशा और दिशा जो डिफाइन होती है संसद में बैठे वही 600 और 700 लोगों से होती है। लेकिन वहां पे जो 600 और 700 लोग बैठे हुए हैं, अगर ये लोग ईमानदारी से देश को चलाते और देश को विकसित करने के लिए सोचते तो आज हमारा देश विश्व गुरु बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए आज हमारा जो कटिहार है, ये कटिहार जो सीमांचल का इलाका है, आज नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पे पूरा सीमांचल का इलाका देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। क्यों? ये कटिहार जो कभी जूट की नगरी हुआ करती थी, ये वो कटिहार है जो कभी यहाँ पे माचिस की फैक्ट्री हुआ करती थी। ये वो कटिहार है जहां के लिए प्रपोजल दिया गया था, जो मधेपुरा हमारा कोच की फैक्ट्री चलाकर रेल की फैक्ट्री चला गया, वो कटिहार में बनना था। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच जो आज किशनगंज में खुलना था, वो कटिहार में बनना था।
लेकिन आज ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने सही लोगों को वोट नहीं दिया। जिसको हम लोगों ने रहनुमा समझा, जिसको हम लोगों ने मुंसिफ समझा, वो हमारे फ्यूचर और हमारे बच्चों के भविष्य का कातिल निकला। साथियों, अब जागने का वक्त आ गया है। आज हम सबको ये सोचना है कि कटिहार को अगर हम विश्व पटल में देखना चाहते हैं, देश के पटल में देखना चाहते हैं, सीमांचल को विश्व पटल में देखना चाहते हैं, तो ये राजनीति, घिसा पिटा राजनीति को बदलनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कटिहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का 5 एम्स सीमांचल खुले, अगर हम चाहते हैं क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुले, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, अगर हम चाहते हैं कि जर्नलिज्म का यूनिवर्सिटी खुले, अगर हम चाहते हैं कि अच्छा आला लेवल का जो यहाँ पे जो फैक्ट्री आए, कल कारखाने आए, मजदूरों का प्लान रुके, नदी कटाव से आजादी मिले, तो आपको इस माफ कीजिएगा, ये जो आज के डेट के जो सांसद हैं या विधायक हैं, इन लोगों से उम्मीद आपको नहीं करनी होगी। ये राजनीति बदलनी ही होगी, और जब तक आप नहीं बदलेंगे आप लोगों को इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन उपाय क्या है? मैं मूल बात पे आता हूं। विकल्प क्या है? जब भी वोट दिया जाता है, आप लोग में से कोई भी आदमी ये मैं बता दें मुझे कि आप लोग कभी भी तरक्की के लिए वोट नहीं देते हैं। अपने बच्चों का शिक्षा व्यवस्था बदले, रोजगार आए, प्लान रुके, महंगाई घटे, ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। आपको किसी को हराना है और किसी को जिताना है। किसी को इंडिया चाहिए, किसी को इंडिया चाहिए, लेकिन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, प्लान किसी को रोकने के लिए किसी का मुद्दा नहीं है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अब जरूरत आ गई है इस पारंपरिक व्यवस्था को बदले, और जो अभी 21वीं सदी की राजनीति चल रही है, और वो 21वीं सदी की राजनीति का महानायक हमारे प्रशांत जी हैं, और ये प्रशांत जी आज एक बिगुल बजा रहे हैं और गांव मोहल्ला गली गली खाद छान रहे हैं बदलाव के लिए। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए उसके साथ आने की जरूरत है। अब जन स्वराज से चुनने के लिए तमाम लोग जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग गांव में जाइए, मोहल्ला में जाइए, पंचायत में जाइए, और ये आह्वान कीजिए कि अब ये राजनीति नहीं चलने वाली है। किसी को हराने और जिताने के लिए हम वोट नहीं देंगे। अब हमें विकसित कटिहार चाहिए, एक सपनों का कटिहार चाहिए हमें, जहां बाढ़ से आजादी मिले, जहां पलायन से आजादी मिले, जहां नदी कटाव से आजादी मिले। इसलिए साथियों, आप तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे बीच अब ये जन स्वराज का जो काफिला चला है, ये रुकने वाला नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 16 जो चिंगारी बन गई है, अब इनको कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए कि आइंदा आने वाला 2025 में राजनीति का केंद्र जो है जन स्वराज के इर्द गिर्द घूमेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोगों को। मैं यहाँ के आज जो हमारा जिला परिषद के साथीगण, हमारे अपने लोकल पंचायत के, लोकल विधानसभा के जिला परिषद संख्या 19 से कालू भाई जी, करीमुद्दीन जी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में हमारे मुस्तफा भाई यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का जन स्वराज के परिवार में स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आज आप लोग जो ज्वाइन किए यहाँ पे, ये 2 चिराग, एक रोशनी पूरे कटिहार नहीं पूरे बिहार में फैलेगी, और एक दिन पूरा जन स्वराज में पूरा कटिहार हो जाएगा। इस तमन्ना के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार में, और मिल करके हम लोग एक नया बिहार बनाने के लिए, नया कटिहार बनाने के लिए
अपने बच्चों का भविष्य को सुधारने के लिए आगे बढ़िए और जय स्वराज को हम लोग एक मुहिम के तौर पे आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक बार नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जोर से जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जन स्वराज, जय जन स्वराज, जय जन स्वराज। शुक्रिया। मीडिया बंधु का आग्रह है कि जरा देखो इधर देखो इधर नहीं खा लो हमने कहा देख लिया वहाँ का।